Here we go. हाँ जी, we're back again as usual. मेरे साथ behram काजी तो है ही, लेकिन आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. One of the greatest wicket keepers produced by Pakistan and one of the best analysts in Pakistan currently, राशिद लतीफ़ साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर. बहराम, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक Thank you ठाक. so much for नहीं joining us. आपको शुक्रिया, आपने बुलाया हमें और हम चले आए. नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई. इंसिडेंटली आज मेरा 100th पॉडकास्ट है प्रो स्पोर्ट्स के साथ, और हमारे पास कभी कोई फॉर्मर कैप्टन लेट अलोन पाकिस्तान के लिए नेशनल टीम के लिए खेला हुआ क्रिकेटर कभी इस पॉडकास्ट पे आया नहीं है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता नहीं आपको शायद याद हो कि नहीं, बट जब मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता था क्रिकाजी डायरीज, 50th शो आपके साथ था, और आज सेंचुरी कंप्लीट की प्रो स्पोर्ट्स सेंचुरी विद आपके साथ. तो अब 150 में बुलाएंगे. हाँ बिल्कुल, मगर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला. और शुरू कर ले फिर साथ. यार काफ़ी ज़्यादा बातें करने वाली हैं राशिद भाई के साथ. सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप पे आएंगे, और जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, आपकी असेसमेंट क्या है इस परफॉर्मेंस को? मैंने ये सवाल डॉक्टर ने पूछा था, मैंने कहा जो बोए क्या है वो काटेगा. नहीं जो बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से काटे. ये बोया था आप लोगों ने, हम लोगों ने बोया था. अब हम सोच रहे हैं कि हम आम काटेंगे, क्योंकि आवाम होती नहीं है. जब ये चीज़ें चल रही होती हैं, प्रोसेस चल रहा होता है, लोग होते नहीं है. वर्ल्ड कप में आके सब बैठते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है. वर्ल्ड कप में टाइम निकल गया था उस वक्त तक, और प्रिडिक्ट था, ये रिटर्न ऑन द वॉल था ये. ये लोग बड़े हैरान हो रहे हैं. नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग, आप रोज़ाना काम कर रहे हैं, मैं रोज़ाना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमें अंदाज़ा है क्या प्रॉब्लम है. जो सिर्फ आके जुम्मे बैठ रहे हैं ना, उनका अंदाज़ा नहीं है. नहीं बात बिल्कुल ठीक है, और आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये एक बड़ा प्रोसेस था जिससे पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक पहुंची. ओवरनाइट इस तरह हुआ नहीं, और इतना कोई शॉकिंग रिजल्ट भी नहीं था जिस तरह की टीम के हालात चल रहे थे. चले टीम की परफॉर्मेंसेज एक तरफ रखते हैं, हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी थी. रमीज़ राजा के बाद सेठी साहब आए, उनके बाद ज़का साहब आए, उनके बाद मोहसिन नकवी साहब आए. बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, काफ़ी सियासत भी फैली फजूल की, और पॉलिटिक्स हुई काफ़ी. टीम के अंदर भी ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हुआ. ये सब जो चीज़ें हुई हैं, इनका कितना रोल था परफॉर्मेंस के अंदर? पहले भी चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा इतना बड़ा चेंज आया है क्रिकेट अथॉरिटीज़ के अंदर, लेकिन टीम यूनाइटेड थी. मैं जो समझता हूँ, तो क्या गलत है, जब कैप्टनसी की दौड़ आई ना, सेठी साहब ने शादाब को कप्तान बनाया था. ठीक है, उनकी एक थी कि कप्तान हर रोज़ाना बनते नहीं है, चेंज नहीं होते, और किसी और को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा एज ए कैप्टन. चलती हुई टीम में आपने शादाब को कप्तान बनाया, बड़ा गुड प्लेयर, और क्रिकेट की भी समझ थी, लेकिन आपने तैयारी नहीं की. होम सीरीज़ थी वो अफ़गानिस्तान की. वो कहाँ खेलेंगे, वो शारजा में खेलेंगे. शारजा में पिच कैसी बनाएंगे, टर्निंग बनाएंगे. आपको घेर के मारा उन्होंने. उसके बाद आपने सोचा कि हम दोबारा उनको लेके आ जाते हैं. शादाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इन दोनों के बगैर हम नहीं चल सकते. वो बात ठीक थी, चले. बाबर वापस आ जाते हैं. बोर्ड अपना चेंज हो रहा है, वो अलग हो रहा है, लेकिन कैप्टनसी भी चेंज हो रही है. वर्ल्ड कप का जो आपने देखा, ज़का अशरफ साहब ने बाबर को रिज़ाइन करवाया, वो कर दिया उन्होंने. शाहीन आ गए. अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, शाहीन को बना दिया तो एक्सेप्ट करना चाहिए था. बाबर ऑलरेडी 3 साल से चल रहा था. जब 3 साल से आप चल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है. नया आ जाता है, मेरा दोस्त ही है, मेरे साथ ही होता है, और वो आ गए. लेकिन जब फिर बोर्ड चेंज होता है, फिर बाबर को लेके आते हैं, ये ज़्यादती हुई है. ये आपने कमर तोड़ दी पूरी टीम की. ये मजाक नहीं है कैप्टनसी और यूनाइटेड रखना. लेकिन किसी के लिए भी आसान है ऑर्डर पास करना जी. इसीलिए मैं बोलता हूँ चेयरमैन के हाथ में कैप्टनसी, सिलेक्शन कमेटी, CFO, ये इनके पास नहीं होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास नहीं होना चाहिए ये डिसीजन. जिसकी मंशा होती है वो किसी को भी कैप्टन बना सकता है. ये तो बादशाह सलामत का रूल हुआ ना. बिल्कुल. तो बादशाह सलामत का रूल था, तो वो उन्होंने बना दिया. वहाँ के बाद मैं ये समझता हूँ, मैं फिर एक दफ़ा बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, वहाँ टीम में ना इत्तेफाकी हो गई. मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लगा था कि ना इत्तेफाकी हुई. और उसमें और भी फैक्टर्स होंगे जिसको शायद हम ज़रूरी नहीं समझें, इस पे लोगों के सामने लेके आया जाए. वो जो सिस्टम चला उसमें फिर हम देखेंगे रिज़ल्ट क्या हुआ है. हम न्यूजीलैंड 5 मैचेस खेले गए, हम खेले, वहाँ 4-1 हुआ, फिर वापस यहाँ पे आए, न्यूजीलैंड ही आई. थोड़ी सी
मेन प्लेयर्स नहीं थे उनके, 2-2 हो गया, Yes. जो कि हमने बड़े धड़ल्ले थे, हमने बराबर कर दी सीरीज। वेरी गुड। फिर उसके बाद हम जाते हैं आयरलैंड, वहाँ एक मैच हार जाते हैं, फिर इंग्लैंड जाते हैं, 2 मैच वॉश आउट हो गए, 4-0 तो था। यहाँ पे 24 मई की बात है शायद, वहाँ पे एक दोस्त मेरा ह्यूस्टन में होता है, उसने बोला अमेरिका की टीम बहुत अच्छी है। उसके मैंने मैचेस देखे, पुराने मैचेस, और अगेंस्ट बांग्लादेश को जो जीते हैं वो लोग, वो टीम स्ट्रांग थी। 24 को हमारी प्रिडिक्शन थी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है मैच जीतना वाला। 6 को मैच हुआ है गालिबन, यार वो मैच जो हुआ है वो पाकिस्तान हार गया। हारने के जिस तरह से हारा है ना, वो देव नहीं देता पाकिस्तान को, इतना क्लोज मैच जा ही नहीं सकता था। रिवर्स हो रही है आपकी जी। खैर हार गए। तो बाकी इंडिया वाला मैच आप कह सकते हैं वो प्रेशर मैच था, हम अच्छा खेले उसमें, ये बताते हैं हम लोग अच्छा खेले, हार गए। लेकिन ये वजूहत बनी। अब वो जो आप बता रहे हैं वो अलग एक सीन है, ये मैंने बता दिया आपको कि थोड़ी बहुत लगा हमें नाइतफाकी है प्लेयर्स के अंदर, वसूख से नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब पीछे आते हैं, आपने बात की एहसान मानीस और रमीज़ राजा साहब आते हैं, मोहम्मद वसीम थे, उन्होंने अच्छा काम किया, वो सब मानते हैं। उसके बाद सेठी साहब आ जाते हैं, तो शाहिद अफरीदी बने। शाहिद अफरीदी एक महीने के लिए। कुछ प्रॉब्लम हुई कैप्टनसी के ऊपर, शान मसूद के ऊपर कुछ बात हुई होगी उनकी, वहाँ फिर हारून रशीद आ जाते हैं, एज ए चीफ सेलेक्टर आ जाते हैं। फिर नई सिलेक्शन कमेटी बनती है, उसके बाद मिकी आर्थर को भी इन किया जाता है, बहुत सारे लोग इन हो जाते हैं कोचिंग स्टाफ में। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, और उस मीटिंग में मैं भी था, मिसबा थे साथ में। तो उनको यही कहा था कि चेंज ना करें आप लोग, चेंज नहीं भी किया उन्होंने मिकी आर्थर को, क्योंकि वर्ल्ड कप है, आप रोज़ाना चेंज थोड़ी कर सकते हैं, वो चेंज नहीं किया उन्होंने। और वहाँ पे फिर अब थोड़े अरसे में देखें इंजमाम को चीफ सेलेक्टर, वो भी कमेटी में थे, वो उसमें नहीं आए थे, वो इंजमाम आ गए चीफ सेलेक्टर, रिज़ाइन किया, फिर वहाब आ गए, फिर हफीज़ आ गए, बहुत सारी चेंजेस। देखें सरबराह एक होना चाहिए आपका घर का, वो घर चलाएगा, इतने मज़े से चेंज कर देते हैं, तो जो प्लेयर्स हैं ना वो सेटल नहीं हो पाते, नाइतफाकी भी चल रही है और सेटल भी नहीं हो रही, ऊपर से कमांड चेंज हो रही है, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि संभल नहीं सके जी। तो शायद यही है जिसका प्रॉब्लम हुआ हमें, और ये प्रॉब्लम अभी लगता है रहेगा, अभी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है जी। वो चॉपिंग एंड चेंजिंग तो काफ़ी मैनेजमेंट में भी हल हुई, नहीं है, हल जैसे नहीं है। आपने बोला, हल नहीं है ये। और बाबर की भी आपने बात की कि उसको शायद ये कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो हम जब देखते हैं ना सारे फैंस को भी, ये फाइनल भी हार जाता ना राशिद भाई, बाबर ने गालियां ही खानी थी इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत बैगेज हो गया था, लोग बहुत वो हो गए थे, तंग पड़ गए थे। हालांकि सेमीफाइनल फाइनल बुरी वो तो नहीं थी आपकी परफॉर्मेंस, कैंपेन्स तो ठीक थी, वो आप सेमीफाइनल तक पहुंच जाओ, उसके ऊपर तो एक ही टीम ने जीतना है 4 में से। लोग शायद इस बात को समझ नहीं पाते, वो कहते हैं कि आप जीते क्यों नहीं, मगर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद और जो सारी ये Scenario सियासत पूरा भी हो हुआ। गई थी ज़का अशरफ के साथ, क्योंकि देखिए बाबर को कॉन्फिडेंस तो दिया नहीं, रमीज़ राजा के बाद उस तरह नहीं मिला उसे कॉन्फिडेंस। कप्तान को ना पावर नहीं चाहिए होती है, वो डिक्टेट करता है, फिर वो वक्त आने पे बताता है मैं हूँ लीडर। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है जो दोबारा आए ना वो गलती की है। वो अगर आप देखें इंडिया से जब हार के आए थे उस वक्त सारा जो क्रिटिसिज्म था वो बाबर की तरफ था, जब उनको हटाया तो सारी सिंपैथी बाबर की तरफ चली गई कि इनके साथ बेइज्जती हुई है। लेकिन जब दोबारा बने ना वो मेरे ख्याल से मिस्टेक हुई है, वो बिगेस्ट मिस्टेक इसकी लाइफ की है, वो बैटिंग अफेक्ट कर गई। बाबर की बैटिंग अफेक्ट होना इसका मतलब है कैप्टनसी तो गई, लेकिन बैटिंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो नज़र आई है आपको, वो ये मैच आराम से जिता देता, लेकिन वो लग रहा है कि वो अंडर प्रेशर आया है और बैटिंग अफेक्ट हुई है उसकी। अच्छा। ये बिगेस्ट मिस्टेक उसकी ज़िंदगी की है जो कैप्टनसी एक्सेप्ट की। सही। अच्छा, आपको लगता है अगर वो अभी कैप्टनसी छोड़ देता है तो उसकी बैटिंग फॉर्म वापस आ जाएगी? ये गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हालात लग रहे हैं इतना आसान अब क्रिकेट हमारी है नहीं। हम बांग्लादेश से होम शायद खेल रहे हैं, 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, फिर हम इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड आ रही है सॉरी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जीत जाएंगे चलें बांग्लादेश से हम, लेकिन लंबे अरसे के लिए वापस आना, अब कितने प्लेयर्स ड्रॉप करेंगे मुझे पता है ना सिस्टम कैसे 3-4 अच्छे प्लेयर ड्रॉप कर देंगे लोगों को दिखाने के लिए हमने ठीक कर दिया, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे किसी को भी ड्रॉप करके ना।
ऐसे मौक़ों पे अच्छे फैसले किए जाते हैं। और चेंज करना किसी प्लेयर को या हटा देना या परफॉर्मेंस ना करना वो अलग चीज़ है। 2 चीज़ होती हैं हमारे कंट्री में, नोट किया होगा। अब सारे बयान निकालें 10 दिन पहले, जब टीम अनाउंस हो रही थी उससे 10 दिन पहले निकाल लें। सब यही टीम चाह रहे थे 1-2 प्लेयर के अलावा। मैं भी, आप भी ऐसा ही है। पोस्ट कार्ड कर रहे हैं, ये टीम है, ये टीम है, ये टीम है, ये टीम है। तो अब क्या हो गया? उसी टीम पे बरकरार रखो। बिल्कुल। अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिकेट का दस्तूर है उसको बेहतर करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कोई चीज़ है नहीं, हमारी पॉलिसी है नहीं, हमारी सर्विस रूल पॉलिसी है नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 19 का चल रहा था मानी साहब का, वो हमने अपने मतलब के लिए 14 पे चले गए। अब कौन लोग हो हम लोग? तो जो लोग चला रहे हैं, हमेशा प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाले का नहीं रहा, हमेशा खिलाने वाले का रहा है। एग्जैक्टली आपने ये जो बात की है, हम बरसों से देखते आ रहे हैं कि यही होता रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं है ना। 2003 के बाद भी पूरी चॉप एंड चेंज होगी थी टीम। उसमें तो मैं इन्वॉल्व था ना। मैं बताता हूँ 3 वाला, अगर ये समझ रहे हैं 3 वाला रिपीट करके ठीक कर लेंगे टीम तो भूल है इनकी। मेरे साथ प्लेयर, मतलब ऑनेस्ट प्लेयर थे मेरे पास यूसुफ था, मेरे पास रज़ाक था, मेरे पास यूनुस था, 3 मेरे पास शोएब मलिक था। यस। तो हम 4 ने, मैंने के लिए पीछे ऊपर से आमिर सोहेल, फिर जावेद मियाँदाद, फिर हारून रशीद एक लेके चले। ठीक है, कमांड मेरी थी उसमें, लेकिन जो सिलेक्शन देखें वो प्लेयर आगे जाके कितना खेले। हफीज़ हो गए, तौफीक हो गए, सलमान भट्ट हो गए, उमर गुल हो गए, यासिर हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स जो राना नवीजुल हसन हो गए। तो बहुत सारे प्लेयर्स खेले उसमें। तो वो अगर टैलेंट लेके आ सकते हो तो आप लेके आ जाओ। जब इमारत गिरती है ना तो उसको वही तामीर कर सकता है जिसको पता है कि गिरी क्यों है। नहीं, और ऊपर से यासिर भाई कह दिया मैंने आपको। यासिर हमीद भी था ना उस टीम में, मेरे दिमाग में शायद वो आ रहा था। राशिद भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, एक आधा प्लेयर हम सबका होगा जो शायद स्क्वाड में ना पहुंचा, जैसा मोहम्मद हारिस हम दोनों को बड़ा पसंद है, ठीक है, बट मोर और लेस ये बेस्ट प्लेयर्स थे आपके पाकिस्तान के अंदर। तो अब चॉपिंग एंड चेंजिंग करने से तो उतना फायदा होना नहीं है। इट्स नॉट कि आपके पास पीछे बहुत लोग पड़े हैं। मतलब ये है कि ना, लोग कितनी बात कर सकते हैं, प्लेयर्स के बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है बैक एंड पे। दरवाजे बंद हैं, आप कैसे घुसोगे उसमें? हमारा तो एक्सेस है ना, हम तो फर्स्ट फ्लोर पे गिर गया पीसीबी का, तो वहाँ तक एक्सेस है हमारा। तो वहाँ खबर आने से पहले तो हमारे पास आ जाती है ना कि क्या होने जा रहा है। तो क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले लोग कम है वहाँ पे। और फिर मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोफेशनल्स चाहिए हमें। ये नहीं है, मैं इख्तलाफ करता हूँ अपने क्रिकेटर भाइयों से भी करता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि जो टीवी पे भी बैठते हैं ना, क्रिकेट की बात कर सकते हैं। क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है उसको एनालाइज करना और मैच को एनालाइज करना में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो क्रिकेट पे बात तो पाकिस्तान में हर कोई कर रहा है, मैच को एनालाइज कर रहे हो तो ठक करके वो आ जाते हैं, यार वहाँ में मैंने ये किया था। तो ये बड़ा फ़र्क है। जब क्रिकेटर को नॉलेज नहीं है तो बाकियों को क्या होगी? चलें, फॉर्मर क्रिकेटर्स को तो एक तरफ रखते हैं, वैसे जो एक मीडिया की पूरी इंडस्ट्री है क्रिकेट के इर्द गिर्द, इसमें हमने देखा कि कोई एथिक्स या प्रोफेशनलिज्म बहुत आपको कमी नजर आई है रिसेंट टाइम्स में। जिस तरह वो गैरी कर्स्टन वाला जो लीक हुआ है, ठीक है, अब वो जो भी था, इन लोगों ने छापा है वो एज कोट्स ऑफ गैरी कर्स्टन कि उसने ये स्टेटमेंट दी है। न्यूज़ चैनल्स और ट्विटर अकाउंट्स पे मशहूर इस तरह खबर छपी है। ये कितना नुकसानदेह है? कभी कभार होता है कि ना, इसमें मीडिया को मैं नहीं ब्लेम करूँगा। अच्छा, मीडिया को नहीं करूँगा, ये पर्पजली किया जाता है ऐसा ना। इस्टेब्लिशमेंट जो बोर्ड होते हैं वो इस तरह के एक्ट करते हैं कि डाइवर्ट करना है यार। तस्वीरें कद्दाफी की टूटे हुए महल की देती है, तो हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं यार। पूरा क्रिकेट ही गिर गई आपकी, तो कद्दाफी स्टेडियम गिरा के क्या कर लोगे, सजा के क्या कर लोगे? जब उसमें खेलने वाला ही नहीं है तो जो मर्जी कर लो। खैर एनीवे, जो आप बात करें डाइवर्ट, इश्यूज़ को डाइवर्ट किया जाता है, हमारा वो एक ही चीज़ है कि इश्यूज़ को डाइवर्ट किया गया है। गैरी कर्स्टन ने 10 दिनों में 10 बातें की होंगी, उसको कंपाइल करके वो आपके न्यूज़ स्टोरी दे दी गई है। बात ठीक होगी, मैं ये नहीं बोल रहा बात गलत है, बात उसने की होगी, लहजा उसका डिफरेंट होगा। लिखने में और पढ़ने में लहजा नहीं आता। उसने बोला यार मुझे लग रहा है ना कि यार शाहीन थोड़ी नया बॉल अच्छा नहीं कर पा रहा। अब क्या लिखा हुआ था, शाहीन ने अच्छी बॉल नहीं की, गैरी कर्स्टन, तो फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। मीडिया का बड़ा अहम रोल अब हो सकता है, वो पहले भी अच्छा रहा है, अब बेहतरीन कर सकते हैं कि पार्टीबाजी छोड़ दें। एक प्लेयर के पीछे पड़कर नहीं, एक प्लेयर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम करें।
आप मेरिट के ऊपर बात करें, मेरे 10 जानने वाले होंगे, मेरे 10 जानने वाले हैं। अगर मैं सिलेक्शन कमेटी में आता हूँ तो शायद वो 10 के 10 ना हो। हमारे यहाँ जो पास देखा है मैंने लास्ट 3-4 मंथ में, 10 के 10 अंदर हैं, तो टीम बाहर हो गई। यही है। नहीं, आप रिजर्व प्लेयर्स नहीं लेकर गए क्योंकि सपोर्ट स्टाफ इतना बड़ा था आपका, ये भी तो सारा कुछ हुआ है। मगर ये जो लीक्स इस तरह हो जाती हैं, पहली दफा नहीं हुई, तो इससे तो बड़ा ट्रस्ट में मसला पड़ जाता होगा टीम के अंदर भी। अब गैरी क्रिस्टन क्या सोच रहा होगा इस वक्त? देखिए, कुछ प्लेयर्स को आपने टीवी पे बैठे हुए देखा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, तो क्वेश्चन तो वहीं आ गया ना। यस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यही। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह है। आपके सारे कोचेज पीएसएल में भी हैं, कैसे हो सकता है? आप मुकाबला अगर इंडिया से करना चाहते हो बिल्कुल, तो वो जा ही नहीं सकता। बीसीसीआई का बंदा बोर्ड, मतलब के आईपीएल में थोड़ी होते हैं वो। तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। करने की बात छोड़िए, पहले सीख लो, फिर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने पीएसएल पे बात कर दी है, इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन मुझे एकदम याद आ गया कहीं से भी आ जाएं आप कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, फैंस हमारे, पीएसएल को ब्लेम कर रहे हैं कि पीएसएल की बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए T20 स्क्वाड में। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? क्योंकि मेरे व्यूज तो ये है कि यार पीएसएल T20 फॉर्मेट, बात ठीक है। सिलेक्टर है ना, वो अपने आप ही जान छुड़ाता है, मैच में जाता नहीं है। पीएसएल देखता है पब्लिक किसकी तरफ है, यार ये प्लेयर है ना बहराम, ये पब्लिक इसके साथ है, ये तो सिलेक्ट हो गया, 2 छक्कों पे सिलेक्ट हो गया। मैं जाऊंगा यार, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेली है इसने पूरे साल में? अगर 10 मैच खेले, 800 रन है ना, ये प्लेयर पकड़ता हूँ मैं मिसाल अभी दी है, पिछले दिनों मैंने दी है, हैदर अली की दी है। हैदर अली मामूली प्लेयर नहीं था। आपके साल में एक प्लेयर निकलता है, वो हैदर अली था उस वक्त 18 में। उसने 50 कुछ के एवरेज से रन बनाया, अगला सीजन फिर खेला, उसने भी रन किए, उसने पाकिस्तान टीम में फिर दलमी से खेला, T20 में आ गया। इमर्जिंग प्लेयर था, वो खेलेगा। उसने छक्के मारे, अच्छे छक्के मारे, प्लेयर तो अच्छा था, लेकिन साइड हो गया वो टेस्ट क्रिकेट से। फिर बीच में हम गए थे इंग्लैंड, वहाँ पे डेब्यू होना चाहिए था उसको, वहाँ डेब्यू नहीं हुआ। क्योंकि हम तो रोजाना काम करने वाले लोग हैं, मैं तो आपको ईयर भी बता रहा हूँ, अदर अली कैप्टन थे शायद, वहाँ पे वो बनता था टेस्ट प्लेयर, वहाँ पे उसको डेवलप करते, जिस तरह से शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में किया गया, जसवाल को किया गया टेस्ट क्रिकेट में, साथ लेके चलते हैं। आपने T20 में 2 छक्के खाए, तीसरे में आउट हुए, यार नहीं, अच्छा नहीं, नंबर 5 पे ले जाते हैं इसको, नंबर 6 पे ले जाते हैं, नहीं नंबर 1 पे ले जाते हैं, तो खिलाने वाले का प्रॉब्लम आ गया ना। फिर आते थे अब्दुल्ला शफीक को आपने T20 में डाला था ना, फारिग हो गया था, वापस टेस्ट क्रिकेट में आया, उसने साबित किया कि वो अच्छा बैटर है, अच्छा बैट्समैन है। साइम अयूब का सेम हुआ। मैं साइम अयूब को अंडर 16 से जानता हूँ, कराची से भी और यहाँ से भी। यहाँ पे रन्स किए उसने अंडर 16 में, अंडर 19 के ईच इनिंग 100 KRL पे किए उसने। अभी इस साल, पिछले साल ईच इनिंग 100 किए लाहौर में किए उसने। तो इसका मतलब वो इशारा दे रहा है कि यार मैं टेस्ट प्लेयर हूँ भाई, एक खिलाया उसको भी, वो टेस्ट प्लेयर है। जब उसको कंपोज खेलेगा तो ज़्यादा बेहतर प्लेयर होगा। 1-2 सेंचुरियाँ टेस्ट मैचेस में करने दें, उसके बाद वनडे में डालें उसको। वनडे के बाद जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो वो प्लेयर बनेगा T20 का। एक चीज़ सब में कम है, फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, कॉन्फिडेंस लेवल लो है। जब आप 10 बॉलें अच्छी नहीं खेलते इनिशियल, आदम की, मैं मोइन को बोला यार इसको फर्स्ट क्लास खिलाओ, मत छोड़ो। शुरू की 10 बॉलों में पैड पे बॉल लग रही है, डंडा उड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप लैक ऑफ क्रिकेट। फर्स्ट क्लास इनिशियल 10 बॉल्स होती हैं जो प्रेशर तोड़ती हैं, 10 बॉल में आउट हो रहा है, तो क्या आप अपने प्लेयर को फर्स्ट क्लास लाजमी खिलाएं। वो मुश्किल क्रिकेट है, सबसे मुश्किल क्रिकेट है पाकिस्तान में, फर्स्ट क्लास। अगर जो नहीं खेलता, टेस्ट क्रिकेट मना करता है, उसको साइड पे कर दें, मैं तो यही मानता हूँ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज की आपने बात की है, वो कोविड वाली सीरीज है जिसमें अजहर अली कप्तान थे, एंड प्लेयर डेवलपमेंट जो है वापस आए, साउथ अफ्रीका आई थी, अजहर अली खेलता था, शान मसूद ड्रॉप हुए थे, तो वहाँ पे भी खेलते। मैंने मोहम्मद वसीम से पड्डे होते रहते थे, उसको बोला, मैंने सुन लेता था, बेचारा इज्जत करता है, लेकिन उसका काम पसंद था मुझे। 2-3 प्लेयर पे मैं आर्गूमेंट होता था, इमाद पे होता था, शान पे होता था, हैदर अली पे होता था। मैंने कहा यार इसको तू ना थोड़ा सा, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लेकिन जब अनाउंस करता था उसके बाद मैं डिस्कस करता था उससे। सही नहीं, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी जब बैक इन द डे हैदर अली का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखा था, अभी भी देख, शानदार था बिल्कुल। उसको ईयर वाइज देखें, वो तो खेलता ही टेस्ट था। और प्लेयर डेवलपमेंट एक चीज़ है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट अक्सर लैग करती है। अभी भी आपके पास ये यंगस्टर्स हैं, जिसमें साइम अयूब, सब आप देख कर बता सकते हो कि ये आगे जाकर बड़ा प्लेयर बन सकता है, और ऑब्वियसली उसने पीछे रन भी किए हैं डिफरेंट तरह की क्रिकेट के अंदर। राशिद भाई, आपने ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, और आपके टाइम पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी तगड़ा था, तो प्रेपरेशन ऑन वन साइड,
ये बताएं कि जो जर्सी का वेट है, स्टार का वेट है, वो कितना इमेंस होता है, उससे कितना प्रेशर डलता है प्लेयर पे? अपना बता सकता हूँ मैं, अच्छा खासा प्रेशर चलता है। हमने मैं तो किसी भी टीम के लिए खेले ना, उसका लोगो होता है ना, वो आपके लिए अहम होता है। मेरे लिए शुरू में मलेरियम खाना था, क्रिकेट थी, वो क्लब क्रिकेट थी, वो बड़ा था मेरे लिए। उसके बाद कराची, जहाँ से आप खेलोगे ना उसको वैल्यू देते हैं। फिर मैं कस्टम से खेला, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला, फिर उसके बाद यूबीएल में आ गया। यूबीएल मेरी चाहत थी यार, आज तक है कि यहाँ जाना है मुझे, जहाँ पे बगैर टेस्ट खेले हुए प्लेयर मौजूद थे, जिसमें मुशी खेला हुआ था, बाकी वक़ार यूनुस, बासित अली थे, सही दिन पर निकल गए थे वहाँ से, इंजमाम उल हक, अनकैप्ड प्लेयर थे ये, बासित और इंजमाम। तो एक थी कि यार यहाँ जाना है तो उसकी वैल्यू तो देंगे ना। वो इंस्टीट्यूशन था, हमने सब कुछ जो सीखा क्रिकेट में, वह मंसूर अख्तर थे, तौसीफ अहमद थे, शफीक पापा थे, सलीम जाफ़र थे, मसूद अनवार थे, इसाक भाई थे, इन्होंने सिखाया। इससे पहले कि वहीद मिर्ज़ा हमारे क्लब के भी थे, वहाँ से भी थे। तो बहुत सारा सीखने को आपको वहाँ मिलता है। इतना एक लोगों या यूबीएल के बैच के बारे में हमें सिखा दिया गया था ना, तो पाकिस्तान जब खेलेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। घर से सीख के कोई भी नहीं आता। लेकिन मैं जिस इंस्टीट्यूशन में खेला ना, उन्होंने सिखा के भेजा था, तो उस वक्त खिलाने वाले का प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना, खेलने वाले का हो सकता है। हमें ब्रीफ किया गया ये जो वैल्यू है ना इसकी, ये तक था कि हम किसी को अपनी शर्ट गिफ्ट नहीं कर सकते थे, कि कैसे दे दी। माजिद भाई का बड़ा मशहूर है कि कोई पहना हुआ शर्ट बोलते हैं इधर आओ, जैसे ये लगी हुई है ना, इधर आओ, कहाँ से मिली, आप खेलो पाकिस्तान से। ये मशहूर वाक़यात आपको पता ही होंगे। जी जी। कैप कोई लोग पहन के घूम रहे हैं, बोलते नहीं, जो बैगी है वो टेस्ट कैप जो है ना, वो कैप है। यस, अब तो खैर रेप्लिका वगैरह आ गई, लगी हुई है आपकी। नहीं, बैगी की नहीं आती, जो बैगी टेस्ट कैप है वो नहीं मिलती दुकान में, मुझे लगता है। नहीं वो नहीं मिलेगी आपको, वनडे की मिल जाएगी, कॉटन वाली मिल जाती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। मुझे ऑस्ट्रेलिया की बैगी ग्रीन भी नहीं मिलती आपको? नहीं वो मिलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन है कि हमारे यहाँ कल्चर है कि आप शर्ट्स अपनी दे देते हो। मेलबर्न थे हम लोग, मादरत के साथ बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, मेलबर्न में थे हम लोग, निकल रहे थे 93 में। हम न्यूजीलैंड में एक टेस्ट खेले थे, उसका क्लोथिंग भी हमारे साथ थी। यकीन करें 2-3 प्लेयर्स ने मेलबर्न के ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के स्वेटर निकाल के बाहर रख दिए थे, वो मैंने कैरी किए। फिर दिए किसको? एक अरशद खान को दिया था, वो टेस्ट नहीं खेला हुआ था, बाद में वो खेला। फिर एक अदर महमूद को दिया, वो बाद में खेला। एक मोहम्मद हुसैन को दिया, वो बाद में खेला। 3 स्वेटर थे मेरे पास। और ये चीज़ें हुई हैं लाइफ में, लेकिन मौका नहीं मिलता। मैं ना बोलने की कोशिश करता हूँ। वैल्यू देनी चाहिए आपको। ये बैच की बात की है ना, इसमें तो बहुत डिबेट है इसमें। तो आपने जितनी यूबीएल की बात की, उससे मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया है, वो जो आप ईयर इन ईयर आउट खेलते थे वहाँ पे और एक यूबीएल की वैल्यू बनती थी, वो 1 महीने की फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो नहीं बन सकती। बनाना चाहे तो बन सकती है। अच्छा, सर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। आपने मुंबई इंडियंस की देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे देखी होगी या प्राइम पे देखी होगी, वो हम नहीं कर सकते क्या? आप 1 महीने के लिए आते हैं, बिजनेस देखें, बिजनेस करो। लेकिन पीसीबी ने क्या टीच किया उनको, ठीक है ना, आईटीटी जो बना के दी हुई है, आपको डॉक्यूमेंट बना के दिया है, उसमें कुछ है, चले गलती हो गई, शुरू में आपने 10 साल का साइन कर लिया, लेकिन बीच में अमेंडमेंट हो सकती थी कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है। बोर्ड तक तो बात ही नहीं जाए। आपकी अपनी 5-6 जो टीम्स हैं, उनकी अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट अकेडमीज होनी चाहिए, एक पाथवे होना चाहिए। जैसे फुटबॉल में देखते हैं ना जी, वहाँ पे कंट्री के पास थोड़ी जाते हैं, वो डिमांड करते हैं रियल मैड्रिड क्या कर रहा है, मैन यू क्या कर रहा है, ये प्रोडक्शन तो यहाँ से हो रही है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, थोड़ा सा अगर है तो। यूथ अकेडमीज उनकी पूरी पाइपलाइन वहाँ से चलती है। यहाँ पे नहीं, बच्चा खेलने जाना चाह रहा है। आप बताएं, इस्लामाबाद में बच्चा 11 साल का खेलने जाना चाहेगा, पाथवे बता दें कहाँ जाएगा? देखिए, आपको तो पता है, हारून भाई को तो आप जानते हैं, मेरे भाई को। अब हमारे पास इस्लामाबाद क्लब वाली फैसिलिटी ना हो तो करम किधर डेवलप होगा? कहीं नहीं होगा खैर, नहीं है ना कुछ जगह। तो सारी कुछ आज ही सिखा दें क्या? भी रख लेते, तो बहुत कुछ काम करने को है सर। नीचे आना पड़ेगा, ऊपर बैठ के ना लाठी चलाने से कुछ नहीं होना। मैं 25 साल तक कह रहा हूँ, खेलते वक्त भी यही बोलता था और आज भी यही बोल रहा हूँ। आज़म पे आ जाओ। आज़म पे मेरा जनरल सवाल नहीं है आपसे। लोग फिटनेस वगैरह की बात करते हैं, वो सब मैं एक तरफ रख रहा हूँ, उसके ऊपर बात नहीं है। हमने आज़म को इंटरव्यू किया था,
तो आजम से जब पूछा कि आप अपनी कीपिंग को कैसे रेट करते हो, आजम ने काफ़ी ऑनेस्टली बताया कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा कीपर हूँ। हमने फिर पूछा कि आप किसी के पास टिप्स के लिए जाते हो, तो उन्होंने बोला राशिद लतीफ़ के पास जाता हूँ मैं। मैंने एक ज़ाती तौर पे, राशिद भाई ऑब्वियसली आप बेहतर बता सकते हैं, आपने तो पाकिस्तान के लिए कीपिंग की हुई है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आजम के हाथ बड़े फास्ट हैं, अच्छे चलते हैं, फुटवर्क में थोड़ा लैक करता है, तो ये कितनी बड़ी डिफिशिएंसी है उसके लिए एज ए कीपर? देखिए, मैंने जो देखा ना अंडर 19 में जब ये लोग यहाँ पे आए थे, तो फिर मुलाकात हुई थी, मसरूर भी था और भी प्लेयर थे, मसरूर कोच थे इनके, तो मुलाकात हुई थी। आदम तो 16-14 साल की उम्र में इनकी एकेडमी, मोइन और हमारी एकेडमी के मैचेस होते थे। बैटिंग तो बहुत अच्छी करता है, कीपिंग में फ्लेक्सिबल तो था, लेकिन अब शायद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं, मैं समझता हूँ एज के साथ साथ। लेकिन उस वक्त मैं अंडर 19 में भी देखा था, कीपिंग उसके ग्लव वर्क और फुट वर्क बहुत अच्छा था, यही मेन चीज़ चाहिए होती है, यानी कि आई कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल में आते हो ना, दबाव आप लेते हो बहुत ज़्यादा, जब आप टेंस होते हो ना, तो फोर आर्म या सारी चीज़ें आपकी टाइट हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये जो कैच छूट रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं छूट जाते, ये तो कोई नॉन कीपर भी पकड़ लेगा ना। ये प्रेशर आपको एग्जॉस्ट करते हो, उसको निकालने के तरीके होते हैं, वो शायद बैटिंग में इतना ज़्यादा चले गए ना ये सारे बच्चे, जितने भी उठा के देख लें विकेट कीपर, सब बैट्समैन है। कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, सब बैट्समैन विकेट कीपर है। सही बात है। मैं जितने भी देखे हैं पाकिस्तान में जो आ रहे हैं नए प्लेयर, तो आजम भी उसी में ही है, बैट्समैन है। मैं जब इंटरनेशनल खेल रहा था अभी बीच में, मैंने ये कहा था उसको कीपिंग नहीं करना चाहिए, जब रिजवान मौजूद है टीम में तो कीपिंग नहीं बनती। हाँ, उसको डेवलप कैसे किया आपने, जब सरफराज के अंडर भी खेला था उस वक्त तो एज ए फील्डर खेला था, तो किसने इसको डेवलप किया और अब क्यों ये विकेट कीपिंग करेगा रिजवान के होते हुए। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि टीम में कुछ चल रहा है। जब टीम में चल रहा है तो अच्छा प्लेयर आजम हो या हैदर हो या साइम हो, डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके बड़े आपस में नहीं सही से कर रहे, तो फिर बच्चे तो आपके प्रॉब्लम करेंगे। बॉल स्ट्राइकिंग तो उसकी अच्छी है, हम सबको पता है वो छक्का तो लगा सकता है। मैं फिर भी बोलूँगा आजम को, मेरे के मोइन से यही होते हैं, उसको फर्स्ट क्लास खेलें, क्योंकि फॉर कैरिबियन लीग खेलने चला, एक सीज़न अपने आप को दे दे, शादाब खान और ये दोनों एक सीज़न अपना पूरा डोमेस्टिक का दे दें अपने आप को, ये बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने शादाब की बात कर ली, क्योंकि अगला सवाल भी स्पिन बॉलिंग रिसोर्सेज पे ही था, लेकिन उस दिन मैं और बैराम भी यही बात कर रहे थे। बैराम ने ये पॉइंट आउट किया था कि शादाब या कोई भी लेग स्पिनर हो, उसको फर्स्ट क्लास में टाइम लगाना चाहिए। हमारी स्पिन बॉलिंग रिसोर्सेज इतनी कम क्यों रह गई हैं और क्यों हम स्ट्रगल करें इस डिपार्टमेंट में? एक इस पे मैंने फॉलोअप भी पूछना है राशिद भाई से कि उसकी ग्रोइन का मसला रहा है बड़ा। लेग स्पिनर कमर और ग्लूट्स को बहुत इस्तेमाल करता है, क्या उसके मसल्स अंडर वर्कड हैं, क्या चक्कर है? होता क्या है कि देखिए, ग्रोइन का मसला होता है, खेल नहीं सकता बॉल। 107-108 विकेट है ना, लास्ट 7 मैचेस में विकेट नहीं है, विकेटलेस है। यस, रीड हो रहा है लेग स्पिनर, जिस बार रीड हो गया ना, तो वो पहली बॉल पे छक्का खा रहा है, नोट करें ना, रीड हो गया तो गूगली की उसने मारा, छक्का हो गया। यहाँ पे फिर उसने एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट मैच में उसने तेज बॉलिंग की है, 3 आपने देखे 98 तक गया, 97 तक गया, वो करनी है, उसको प्रैक्टिस करनी है इसकी। फर्स्ट क्लास पूरी नहीं खेले, 2-3 मैच खेले सिर्फ। जैम्पा भी फर्स्ट क्लास पूरी नहीं खेलता, लेकिन क्या है उसकी कंट्रोल है उसका, उनके पास बायोमैकेनिक्स लैब है, वो लेके जाते हैं उसके अंदर, उसके रेवुलेशन देखते हैं कि हाथ का कितना है, बॉल कितनी एयर में स्पिन हो रही है, ब्रेक कितनी हो सकती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड को, तो वहाँ पे सिस्टमेटिक काम होता है। यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट क्लास खेलो, राइट हैंड को ये लेंथ है, ये पेस है तुम्हारी T20 के लिहाज से। तो जब फील्डर ऊपर होंगे ना, वहाँ पे कोशिश होगा अपनी बॉल को बेहतर जगह फेंकने की कोशिश करें। पूरा सीजन ना खेले, 2 से 3 मैच में ये वापस आ सकता है, बस रीड ना हो इसकी लेग स्पिन। उसके लिए आपके पास अच्छे कोचेज होने चाहिए, जो कि जब रीड हो गए ना, फिर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अबरार क्यों इफेक्टिव है कि उसकी बॉल जॉन्स खेल रहा है या कोई भी खेल रहा है या बैंक्रॉफ्ट खेल रहा है, इसमें रीड नहीं हो रही उसकी कि कौन सी बाहर जाएगी कौन सी अंदर आ जाएगी, इसीलिए वो इफेक्टिव है। जिस दिन वो रीड हो जाएगी वो भी ख़त्म। नहीं, और स्पिन बॉलिंग में बड़ी किल्लत है पाकिस्तान में फिलहाल। अबरार तो आपकी एकेडमी का प्लेयर है और खेले बगैर वापस भी आ गया। अबरार तो हमने ना 15 साल का जब से हम देख रहे हैं, इसे रिकॉर्ड किया था, जोन 3 से खेल रहा था शायद, वहाँ 55 आउट कर दिए थे इसने, फिर कराची से खेला, आउट किया। और इनकी लाइफ कम होती है, जो होती है ना ये जो, लेकिन अब इसने चेंज किया अपने आप को, ये लेग स्पिन वाली बॉल करता है, ज़्यादा फिंगर नहीं कर रहा, लेग स्पिन वाली कर रहा है, तो इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, स्ट्राइक ज़्यादा थी इसकी, तो
सीरियस नहीं था। जब कराची किंग से पहले गया तो बहुत छोटा था ये, तो जब हम लेके गए थे हम सब कुछ बहुत छोटे से हमने प्रिडिक्ट कर दिया था ये प्लेयर अच्छा बनेगा। बस वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो जाती है, मैच ही नहीं देते हैं तो फिर अनफिट ही करा देते हैं। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं। तो अब्रार को जब हमने पिक किया था उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, बैक इशू हुआ, वो उस पर सीरियस नहीं था। लेकिन जब वापस आया ना, जब हमने डोज दी है उसको अपनी वाली, जब डोज उसको मिली है तो उसके बाद वो आया है। फिर जो बॉलिंग की है उसने ग्रेड 2 में, जब बासित कोच था शायद कराची के सिंध का, वहाँ उसने किसी को खेलने नहीं दिया। लोगों ने कहा बॉल वाली है, तो जब फर्स्ट क्लास में आया वहाँ पे भी उसने उड़ा के रख दिया। टेस्ट मैच में देखे बिल्कुल पिंडी मुल्तान की पिचेस जो थी बिल्कुल फ्लैट पिचेस थी, उस पे वहाँ पे लेग स्पिनर को हमेशा अच्छा कैप्टन चाहिए, ये मेरा मानना है। जैसे मुश्ताक मोहम्मद थे, ये जावेद मियादाद थे, इंतखाब वालों की लेग स्पिनर ही कैटेगरी आ गई। फिर जावेद भाई ने मुश्ताक अहमद को, कादिर साहब को खिलाया तो नज़र आता है। खान साहब थे वो अच्छे कैप्टन, तो वो लेग स्पिनर की साइकी पता है। यहाँ पे अब गेम चेंज हो गया, T20 के लिहाज से परखते हैं आप लोग, तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, वर्कलोड की आपने बात की, उसकी बैक का इशू भी हुआ, तो वर्कलोड मैनेजमेंट खास तौर पर जो फास्ट बॉलर की है ना, वर्कलोड ये एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। अच्छा या हमें नहीं बना सकता। मैंने वसीम भाई के साथ खेला है सारी जिंदगी, विकी के साथ खेला है, इनको चाहिए था ना वर्कलोड। क्या काउंटी में डबल लीग खेल के आते थे, पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 40 ओवर कर रहे हैं, कभी इन्होंने नहीं बोला यार मुझे मैच नहीं खेलना। शोल्डर में थोड़ा दबा दिया, हमने खुद वसीम भाई को दबा दिया, खेलो खेलते थे यार। नहीं, ये वर्कलोड ये लाल बत्ती है भाई, इसको पीछे हटाओ। मैं ग्राह को हमने नहीं देखा वर्कलोड करते हुए। वो क्या करते हैं कि ना यार वनडे थोड़ा छोड़ दो, तो नया बॉलर आ रहा है इसको हम ट्राई करते हैं, ब्रैटली आ रहा है। ये तरीके होते हैं प्लेयर को डेवलपमेंट के ना, आग में फेंकते हैं फिर निकाल लेते हैं। तो वर्कलोड ये मैं नहीं मानता इसको। लेकिन फिर भी राशिद भाई कोई प्लेयर्स तो होते होंगे ना जो इंजरी प्रोन है, जिनको आपने सेव करना है फॉर द बिग मैचेस। बुमराह, नसीम है जिस तरह हमारा, शाहीन भी पीछे इंजरी हुआ काफी। वो तो खैर नहीं, देखा ना तरीका गलत है ना। अब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद। देखिए 4 मेन फास्ट बॉलर हैं आपकी खेल रहे थे, इनमें से ड्रॉप होगा तो कौन होगा बताएं आप मुझे। नसीम, गलत सिलेक्शन थी। जब आप 15 की करते हैं ना सिलेक्शन, पहले प्लेइंग 11 बनाते हैं आप, वहीं पे मुझे डाउट था कि जाएगा तो नसीम जाएगा बाहर। ये नहीं, ये गलत हुई, सिलेक्शन ही गलत हुई। हाँ, नसीम ने तो बड़े जिगरे के साथ खेला है। खैर बाकी फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हारिस रऊफ दिमाग में आ गया, बड़ा गंदा इंसिडेंट हुआ उनके साथ, इस तरह होना नहीं चाहिए। और मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये ट्विटर वगैरह के साथ भी ना फैंस अब्यूसिव हो गए हैं काफ़ी। होने दो, कोई परवाह नहीं करो यार। तो आप अपने टाइम में इस तरह कोई चीज़ फेस करते थे? और नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं था। ये तो हमारे टीवी ने दिखाया ना आपको गाली देना। टीवी, ट्विटर, ये लोग कमेंटेटर्स और न्यूज़ एंकर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम जब इल्ज़ाम लगाते थे तो दुनिया देखती थी, रुक जाती थी। यार दुनिया थोड़ी रुक रही है, इल्ज़ाम लगा चल आगे चलते हैं यार। अब्यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन नॉलेजेबल क्राउड नहीं है ना हमारे यहाँ। एजुकेशन है नहीं क्रिकेट की, वो किसी को भी दे देते हैं, हमें आपको बड़े बड़े प्लेयर्स को देते रहते हैं। तो मैं और आप तो कुछ चीज़ ही नहीं है ना, तो इसमें माइंड नहीं करना चाहिए। बस आप, मैं तो निकलता हूँ, ट्वीट करता हूँ, उसके बाद पीछे मुड़ के शायद 1 साल बाद भी नहीं देखता। राशिद भाई मुझे मसला ये नहीं है, चले हमारी आवाम देती है गालियाँ, ये सब कुछ जर्नलिस्ट सब नहीं है, उसमें 4 लोग 5 लोग देते हैं, तो हर जगह ही दुनिया में वो होता है। लेकिन ज़्यादा जो क्वांटिटी है हमारे पास अच्छे लोगों की है ना, बिल्कुल, नहीं है। मगर वो एक मछली फिर तालाब गंदा कर देती है। हाँ, वो होता है, लेकिन हम सबको एक जैसा नहीं कह रहे ना। नहीं, अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स से, हर एक से, बेशक हर एक। कुछ होते हैं जो बस देख लिया करें, 50 से कम फॉलोवर हैं तो वो बनाए हुए हैं, ठीक है ना, कैंपेन चलाते हैं। मैं तो देख लेता हूँ ना, दो वाला मुझे गालियाँ दे रहा है। मैंने कहा यार कौन हो सकता है, किसको फॉलो कर रहा है, अरे ये उनका बंदा है, तो सबको पता ही है। तो वो मैं राइट डाउन करके ना फिर उसको अटैक करवा देते पीछे से। जनरल ना कभी खुद नहीं लड़ता, अपनी सेना बना के रखता है। और अच्छे फैंस भी काफ़ी हैं। फ्लोरिडा में हमने देखा होगा, बेचारों ने पोस्टर लगाए थे, वी स्टिल लव यू वाले। बड़ी हिम्मत है उनकी भी, डेड रबर देखने आए वो। बात करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। राशिद भाई, एक जो मुझे बड़ा मसला रहता है ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो ये है कि पीसीबी में जो टॉप का आदमी हमेशा रहेगा, पेट्रन इन चीफ, वो आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और ये होता क्या इससे, ऊपर से हुकूमत बदलती है, नीचे से हर बंदा बदल जाता है।
तो कुछ आपकी स्टेबिलिटी रहती नहीं है, लोग बदल जाते हैं, पूरा सिस्टम बदल जाता है, नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आ जाता है। ये कितनी बड़ी एक वो हिंड्रेंस है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ, ये खत्म कब होगी? समझना चाहें तो बहुत बड़ी है, नहीं समझना चाहें तो आप डॉक्यूमेंट चेंज कर दें, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, उसमें पावर सारी ले लें चेयरमैन की। जो मजे है ना वो पावर के है ना, कप्तान मैं बनाऊंगा कुर्सी। अरे आपको क्रिकेट का तो पता ही नहीं कप्तान का क्या बनेगा। दो बंदे कान में बोलते हैं सर ये लौंडा चाहिए तो लौंडा बन गया, टीम की वाट लगा दी। तो ये प्रॉब्लम है। होता क्या, दस्तूर में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे कि कैप्टन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी, जो भी होगी, गवर्निंग बोर्ड बनाएगी। गवर्निंग बोर्ड पे भी आता हूँ अभी मैं, ये बनाएंगे लोग हमारे, CFO ये बनाएंगे, हमारे सिलेक्शन कमेटी ये आएगी। तो यहाँ वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। तो जो भी बनेगा वो चेयरमैन सिर्फ साइन करेगा, वो नहीं रखेगा कि ये ले लो। नहीं, ये इसी की वजह से हम लोग मार खा गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगी, जो मर्जी चेयरमैन आ जाए वो हिल ही नहीं सकता, सिर्फ फीते काटेगा। यस, सही बात। गवर्निंग बॉडी की आप गवर्निंग बोर्ड देखें ना, अभी सिर्फ तारिक साहब हैं शायद भावलपुर के, जो फर्स्ट क्लास वाले हैं, वो क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे और अच्छे काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक डेरा मुराद जमाली से हैं, उनकी टीम फर्स्ट क्लास में नहीं है। 2 टीमें और हैं, एबटाबाद है या कोई और टीम है, याद नहीं, तो वो फर्स्ट क्लास में नहीं है। बाकी जो डिपार्टमेंट आया उनके बॉसेस हैं, गवर्निंग बोर्ड में क्रिकेट का ताल्लुक ही नहीं उनका। फिर एक पंजाब चीफ सेक्रेटरी हैं, वो हैं तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। और ठीक है, चेयरमैन हो गए, एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, वो हैं, तो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना ही नहीं है। वो बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाता है। बोर्ड में ये सब लोग हैं, 11-12 लोग हैं, जिसमें एक क्रिकेटर है, बाकी सारे चला रहे हैं हुकूमती ज़राए के ज़रिए, या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है गलत सही वो छोड़ दें। लेकिन बहुत ही वीक गवर्निंग बोर्ड है, बस वहाँ पे जाके साइन ही करने होते हैं, साइन के लिए रखे हुए हैं। तो बहुत सीधा हाल है, बिल्कुल गिरने वाली इमारत है याली। गवर्निंग बोर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कम से कम 4 से 5, 50 से ज़्यादा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 50 से ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि मैंने कम खेले हैं, वरना बोलेंगे अपने लिए बोल रहे हैं। तो वो होने चाहिए भारी भरकम, जो कि जो छोटा सा गवर्निंग बोर्ड का बंदा है ना, वो भी सोचे यार मैं इसके सामने क्या बात करूंगा। अभी वो चेयरमैन आते हैं, यार ये यस सर साइन हुआ, और साइन होने के बाद वो तो चले गए, उसका बेड़ा गर्क तो टीम का हो गया, बोर्ड का हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना, मैं जब दूसरे मुल्कों के देखता हूँ, रणजी ट्रॉफी पता नहीं कब से चलती आ रही है कि उसकी एक हेरिटेज है, शेफील्ड शील्ड की एक हेरिटेज है, काउंटी क्रिकेट इतना बड़ा वो कंपटीशन है। कायदे आज़म ट्रॉफी का नाम पुराना है, मगर कायदे आज़म ट्रॉफी हर 2 साल में बदली पड़ी होती है। अब फॉर इंस्टेंस डिपार्टमेंट्स वर्सेस रीजन्स की कॉन्वर्सेशन के अंदर मैं समझ सकता हूँ प्लेयरों की नौकरियां गई और शायद डिपार्टमेंट्स की काफ़ी वैल्यू थी, मगर एज अ वॉचर व्यूअर, डिपार्टमेंट में आया था आपकी बात, 2 सेकंड एक मैं ख़त्म कर लूँ कि एज अ वॉचर रीजन्स में हमारा एक इंटरेस्ट था यार कि केपी खेलेगी, सिंध को तो कौन जीतेगा। आपको क्या नहीं लगता कि इन दोनों को शायद मर्ज कर देना चाहिए था, कोई बीच का रास्ता ढूंढते? जब PSL आ गई, पैसा आ गया, डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं थी। हमें ऑफर की थी PCB डिपार्टमेंट की। मेरे पास तो सबसे ज़्यादा रेगुलर एम्प्लॉय तो हमारे पास हैं, बाकी सबके कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। हमने तो फेडरल गवर्नमेंट में जॉब दी है, मैं 18-19 ग्रेड और 17 ग्रेड के प्लेयर्स मौजूद हैं। हमने रिफ्यूज़ कर दिया, हमने कहा नहीं, हम नहीं खेल सकते, क्योंकि हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इसका। आएगा तो फिर मैं ये 2 लाख वाले प्लेयर नहीं उठाऊंगा, मैं फिर लूँगा अपने काम के लिए लूँगा। अगर मुझे बाबर को चाहिए होगा, मैं 12 से 15 लाख की ऑफ़र करूँगा उसको। ऐसे नहीं, वैल्यू देनी है प्लेयर्स को ना हमें। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल फारिग है, सब ने अपनी मर्जी के लिए किया। एक वक्त था डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं है। आप रीजन बेस पे आ जाओ, जैसे माजिद खान कहते थे ना, माजिद खान ने एक शो में बड़ी अच्छी बात की थी कि हम जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं हर साल चेंज हो रही है। वही बात है, काउंटी सेम अभी तक चल रही है, शेफील्ड शील्ड चल रही है सेम, आप साउथ अफ्रीका देखें, इंडिया देखें, हर जगह वही चीज़ चल रही है। हमारा चेंज कर रहे हैं क्योंकि पावर चेयरमैन के पास है। वो नया आता है, सर ये गलत हुआ था, ये कर दें, कर दो, बस वो उसके जो हवारी होते हैं लग जाते हैं और आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उसको हम 5 साल चलने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम
ये तो छोड़ दें डोमेस्टिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही रिवर्स हमने मार दिया डिपार्टमेंट के चक्कर में। डिपार्टमेंट की टीम खेलना नहीं चाह रही है, आपने ज़बरदस्ती अपने आप को लाने के लिए 19 का कॉन्स्टिट्यूशन अपने मुअत्तल करके आप 14 पे आ गए, तो भुगते हैं फिर। वाकई अच्छा, तो ये जो आप रीजनल वाला सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें जो पिछला वाला सेटअप था उसमें क्या चेंजेस ला सकते थे कि बेहतर हो सके? और पिछला वाला जो जिसमें रीजन थे, नाम पे मुझे तरस था। सिटीज होनी चाहिए, सिटीज होनी चाहिए, वो नाम तो पे बेशक एतराज़ होनी था। चाहिए। नाम पे मैं साउथ मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, नॉर्दर्न मैं किसको सपोर्ट करूँगा? नॉर्दर्न को सपोर्ट करने जा रहे हैं, मेरे पागल हो गए। यही है ना, सिटी क्यों करें आप? सिटी में मतलब कि टीम कम थी 5, इसको आप 10 कर लेते हैं, यस 8 तो मिनिमम। उसको करें। देखें, ये अभी हम बात कर रहे हैं 8-10 लोग क्रिकेटर्स बैठे हैं, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट बैठ के, लॉयर्स बैठ के, इसको 1-2 महीने लगेगा इसको आपको दस्तावेज ठीक करने के लिए। आप टीम सही करने जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट तो ठीक कर लो पहले, तो यही आपका Foundation ठीक issue नहीं है। की। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की जहाँ हम इतनी बात कर रहे हैं, क्रिकेट का जो लैंडस्केप है ना दुनिया में, बहुत हद तक फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। अब आप देखें, पहले एक IPL होती थी, मगर अब कई कई जगहों पे डिफरेंट लीग्स आ गई, इकोसिस्टम बन गया। मुंबई इंडियंस एमिरेट्स भी है, उनकी साउथ अफ्रीका में भी टीम है, मोस्ट प्रॉब्ली ये MLC में भी आ जाएंगे अमेरिका में, और अभी बात हो रही है 100 में भी कि लंदन स्पिरिट के अंदर भी कुछ IPL ओनर्स इंटरेस्टेड हैं। खैर, इस सबसे निकाल के भी ये तो हमें पता है कि हर जगह फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट खेली जा रही है। आपने देखा होगा हमारे प्लेयर्स के भी NOCs रिजेक्ट हुए हैं। एक तो उस पर ओपिनियन लेना चाहूँगा आपका, और दूसरा यही पूछना चाहूँगा कि इस तरह के इकोसिस्टम में फिर सर्वाइव किस तरह करना है पाकिस्तान ने, क्योंकि एक आइसोलेशन पॉलिसी तो है पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, ज़्यादातर बिजनेसमैन है जो फ्रेंचाइज चला रहे हैं, उनको टाइम नहीं है इतना, और ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अच्छी, आइडियाज़ फ्लोट होते हैं, लोग उसको अहमियत नहीं देते कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर करेंगे। हम जो ICC के रूल्स के ऊपर चल रहे हैं अभी तक T20 में, हमने एक लॉ भी चेंज नहीं किया। साउथ अफ्रीका चेंज कर लेता है, इंडिया चेंज कर लेता है, इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ गया, गलत था सही था वो छोड़े। ऑस्ट्रेलिया अपनी पावर प्ले के ओवर चेंज कर लेता है, तो कुछ बेहतरीन करने के उसमें होते हैं। हम लोग अभी शायद तैयार नहीं है मेंटली तौर पे। अभी तक चले आप थोड़ा सा एसोसिएट मेंबर की तरफ जाना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ। कितनी अच्छी टीम अब नज़र आ रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में नज़र आ रही है आपको। नामीबिया को ले लें आप, अमेरिका को ले लें आप, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ठीक है ना, बहुत सारी टीम हैं। ठीक है, आप इंडिया से नहीं कर पा रहे, आप अफगानिस्तान से नहीं कर पाते, बांग्लादेश से नहीं कर पाते, वो बायलैटरल तो होती हैं इंडिया के अलावा सबसे। इनको पकड़ के एक ऐसा ग्लोबल टूर्नामेंट तो आप करा सकते हैं, आपको रोकेगा कौन? सर, उसकी धमक पूरी दुनिया में जाएगी। सर, ये आप जो प्लेयर प्रोडक्शन करोगे ना, 5 साल के लिए वो प्लेयर किसी और फ्रेंचाइज में खेल ही नहीं सकता, सिर्फ पाकिस्तान में खेलेगा। आए बात करते हैं। अब तो IPL के दौरान विंडो अगर आप करना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा इन्हें। विंडो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, विंडो बहुत खुलती है। आप सबसे बड़ा मसला हमारे, हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, 2-2 खेल रहे हैं। 2-2 नहीं करो, 6 टेस्ट साल के खेलो। तो इस साल चलाने वाले का मसला है, उनको कोई समझाएगा तो समझेंगे। टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लेजेंड बंद हो जाएंगे। अब बाबर आजम के बाद कोई लेजेंड नहीं आएगा। लास्ट टाइम मुझे याद है जब 10 टेस्ट खेले थे ना पाकिस्तान ने, वो तब था जब मिसबा की आखिरी साल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम। उसके बाद कभी 10 टेस्ट मिले ही नहीं है। और राशिद भाई, आपने तो खेले हैं टेस्ट, अगर आप बहुत तवील अरसे तक 6 महीनों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले ही मत, रस्टी तो बंदा हो ही जाता होगा। फर्क पड़ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है, और आपकी एज निकल जाती है। अब बाबर को मैं देखना चाहता हूँ 10,000 रन, वो चांस ही नहीं है। आप 2-2 करके खेलोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को। 2 टेस्ट की सीरीज में ये भी बड़ी मुसीबत है कि यार आप फिर प्लेयर को ट्राई किस तरह करो, क्योंकि एक टेस्ट के बाद निकाल दोगे तो वो कॉन्फिडेंस के लिए भी बुरा है। ऊपर से हमारी क्रिकेट में इनसिक्योरिटी भी काफी है। मिनिमम 3 टेस्ट मैच होने चाहिए, होम हो या अवे हो। 2 टेस्ट के लिए, एक टेस्ट तो वैसे ही निकल जाता है, दूसरे टेस्ट में वैसे ही हार जाते हैं। इनसिक्योरिटी का क्या चक्कर होता है राशिद भाई? क्योंकि हम देखते हैं कई प्लेयर्स ने भी इस टीम में आकर बात की कि हमें अपनी जगह क्या डर होता है कि कहीं चली ना जाए। आप इस काबिल नहीं हो फिर। आपके टाइम पे इस तरह की चीजें थी कहीं टीम में? मुझसे ज्यादा कंपटीशन किसी का नहीं था। दोनों इनसिक्योर नहीं थे। जब मैं आऊँगा तो उसको नहीं आने दूंगा, जब वो आता तो मुझे नहीं आने। इनसिक्योरिटी ये भी ना, ये जो वर्ड है, ये बत्ती है, रेड बत्ती है ये उसकी ना। कौन सी बात की थी हमने? वो वर्कलोड कुछ नहीं है। और ये इनसिक्योरिटी, हाँ, कभी कभार
खुद से होगा इनसिक्योर में, अगर हो गया किसी को ज़्यादा फेवर की जा रही है विद इन ड्रेसिंग रूम, तो हमें होता है कि नहीं यार मैं ग्राउंड में ऐसा करूँगा ना, मैं इसको वहीं मारूंगा मैं। यूनुस खान का इंसिडेंट बड़ा अच्छा हुआ, मुझे पसंद आया था। उसने कहा कि यार मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, उसने हिट किया था चीफ सेलेक्टर को, उसने जाके अगले मैच में ईचिंग 100 किया है। हाँ, ये जवाब होता है ना उसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारा दिया जाता है कि यार ये वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। वर्कलोड मैनेजमेंट खेलो, जाने तो छोटी सी लाइफ है क्रिकेटर की, और इवॉल्व भी करना बड़ा जरूरी है ना। वो यूनुस खान की आपने मिसाल दी, शायद उतने नेचुरली गिफ्टेड ना हो जितने कुछ और प्लेयर्स हैं, मगर आप मेहनत देखें, वर्क एथिक देखें तो कितनी बड़ी चीज बने वो। मतलब ये भी हमने बनाया हुआ है। एक हिस्ट्री में पाकिस्तान में 10,000 किसी ने नहीं की, समथिंग डिफरेंट था ना, गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। बॉल को खेलने का तरीका, बॉल को पहले से मतलब कि पहले ही से उसका आइडिया होता था कि स्पिनर या पेसर गेम को लंबा लेके जाता था, थकाता था बॉल को। जो ओवल पे 216 किए, उसने चौथा स्पेल करा दिया सबसे। मतलब ये आप पहले स्पेल में 100 करना चाह रहे हो, स्लिपें लग रही हैं ना, ये इशू है। तो थोड़ा सीखने के लिए आप देखें, यूनुस है, इंतमाम, यूसुफ गुड प्लेयर, जावेद भाई, खैर लोग बच्चे तो इतने देखा नहीं, ज़हीर अब्बास, बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में गुजरे हैं, उनको देखें, उनका करियर देखें। अच्छा, अभी आपने राशिद भाई थोड़ी देर पहले बाबर का नाम लिया था, तो बाबर पे आ जाते हैं। बाबर आजम से जो एक्सपेक्ट किया गया था कि वो, जिस तरह आपने बोला है, आप देखना चाहते हैं उसे 10,000 रन करते हुए, कि वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान, और है तो सही, वो क्वालिटी तो है, वो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वाली हाइट्स वो अचीव नहीं कर सका। अपने पीक ईयर्स के अंदर, गोल्डन ईयर्स के अंदर एक थोड़ा स्लंप सा एक्सपीरियंस कर लिया बाबर ने, तो वो इससे क्या निकल पाएगा? क्या आगे आपको नजर आ रहा है बाबर आजम के करियर में? निकलना चाहिए, देखिए ना, ये जो हर्डल आई है ना याली, ये थोड़ा डिफिकल्ट, शाहीन वाली ना, कैप्टनसी वाली चेंज हुई ना, यहाँ पहली दफ़ा मैं बाहर से बैठ कर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बैट में वो फ्लो नहीं है। पहले होता फ्लो होता था, अब नहीं है वैसा फ्लो। वो निकलना पड़ेगा इसको, इन सारे झंझट से, पीसीबी के झंझट से ना। कभी चेयरमैन बुला रहा है कि रिज़ाइन कर दे, जी सर। कभी चेयरमैन बुला रहा है वापस आ जा, जी सर। बच्चा जमूरा मत बन के रहो यहाँ पे, यहाँ पे आपको पावर होनी चाहिए। सो डू यू थिंक बाबर शुड रिजाइन? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, गलती तो वही हो गई ना। अब रहे ना रहे, पाकिस्तान की टीम की तबाही के दाने पे उस डिसीजन की वजह से, अब जो मर्जी करें ये लोग। निता को और कौन से पोटेंशियल लीडर्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि शाहीन, मैं जाता ही नहीं इसके ऊपर, आपका सिस्टम ही खराब है, जो आएगा वही ऐसे ही होगा। आप तैयार किसी को किया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं किया ना। रिप्लेसमेंट्स भी आपने कोई खास तैयार नहीं की? इसको ले आओ, चेयरमैन साहब ये चाह रहे हैं, वो पुराने जितने भी गुजरे, मैं जाहिद अली अकबर साहब 91-92 में थे, ठीक है ना। उसके बाद आर्या अली खान अब्बासी आए, जावेद बरकी साहब आए, ठीक है ना। ज़फ़र अल्ताफ़ साहब साथ काम कर रहे थे। उसके बाद खालिद महमूद साहब आए, माजिद खान साहब आए, जुल्फ़िकार अली शाह बुखारी साहब आए थे। उसके बाद सैफ साहब थे, वो जो थे रेडको वाले, वो आए थे। फिर जनरल तौक़ीर दियार शहरियार साहब आए, फिर नसीम अशरफ साहब आए, एजाज भट्ट साहब आए, दका अशरफ साहब और नजम सेठी साहब, फिर शहरियार साहब। उंगलियों पे याद ही है मुझे, ये मैं 91 से लेकर शुरू कर रहा हूँ। वाकई, ठीक है ना। ये आए, फिर आपके सामने ही सारा चीज़ है। मानी साहब आए, रमीज राजा साहब आए, फिर सेठी साहब, दका अशरफ साहब आए। ये कौन सा मुल्क है भाई, माफ़ कर दो। ठीक बात है। अच्छा, फिर बोलते हैं ये क्रिकेटर मैच मरवा रहा है, आप लोगों की वजह से। ऊपर सियासत से हो रही है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करो, लेकिन दस्तूर ठीक कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कर लो आप। सही बात है। अच्छा, आजकल की क्रिकेट में हमें ना डेटा भी काफ़ी देखने को मिलता है, और आप तो खैर कामरान मुजफ्फर भाई के साथ बड़ा वक्त भी गुजारते हैं, जो डेटा स्पेशलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं वो, और मैचअप्स, एंट्री पॉइंट्स, इन चीज़ों पे खासा गौर किया जाता है आजकल। जिस तरह मैं और साद, हमने अपना एनालिसिस जो किया था, हम देख रहे थे कि फ़खर जब पावर प्ले में आ जाता है ना बैटिंग करने, ज़्यादा रन कर जाता है वो। जब वो पावर प्ले से बाहर आता है बैटिंग करने, तो उस तरह रन नहीं कर पा रहा था। जब ओपन करता है, नहीं, या चले ओपन ना भी कर रहा हो, बैटिंग उसकी आ जाए बस पावर प्ले में, उसको चलो 3 ओवर ही मिल जाए पावर प्ले के, उसके स्कोर बड़े हो जाते हैं। अब पाकिस्तान ने साइम को ट्राई किया, बाबर रिजवान की जोड़ी तोड़ी। जब वापस आप साइम से हटे, तो आप वापस बाबर रिजवान के पास ही चले गए। इसके अंदर आपको क्या लगता है, फ़खर को कभी ट्राई कर लेना चाहिए था? और डेटा पे कितना कोई जोर होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, कितना रोल है इसका? इनके पास बीच में लेफ्ट हैंडर नहीं था, मेरे ख्याल से वजह ये बनी है। जब आते हैं स्पिनर T20 में, स्पेशली लेफ्ट आर्म और राइट आर्म लेग स्पिनर मोस्टली होते हैं,
जो सबसे ज़्यादा दूसरी टीम, मैं ये इंसाफ रखूँगा, दूसरी टीम किससे डरेगी? राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड में भी फ़खर से डरेगी ना। अच्छा जाहिर। करेगी, यस ऑब्वियसली। जडेजा या कोई बॉल करेगा तो कौन डरेगा? फ़खर मतलब तो फ़खर मिडिल में 160 के स्ट्राइक रेट से चल रहा था, वो 140 का 139 का उसका ओपन का था। बाउंड्री रेशियो बहुत कम है। जब क्योंकि PSL बहुत अच्छा नहीं किया उनका, 100 समथिंग रन थे और 116 के स्ट्राइक रेट थे। 150 था। हाँ। तो वो अच्छा नहीं किया इनका, तो वहाँ से फ़र्क पड़ गया इनको। और होता क्या है, जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ना, आपको पता होता है कि मेरे कौन कौन से प्लेयर्स जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो आप अपनी फ्रेंचाइज को बोल देते हैं कि यार फ़खर को हम 4 नंबर खिलाएंगे, तो फ़खर को आप शिफ्ट करो इधर। और भी जैसे प्लेयर हैं, उस्मान खेल रहा था, उस्मान का पता ही नहीं था किसी को वो जाएगा, वो आ गया। आमिर को और इमाद का नहीं पता था किसी को भी। बिल्कुल। जब अच्छे प्लेयर हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, लेकिन आपके प्लान में नहीं था कोई भी। जब प्लान में चीज़ नहीं है, वो सामने आ जाएगी। और सबने बैक किया था, मुझ समय बैक किया था इन्होंने कि यार नहीं ठीक है फैसला, लेकिन बोर्ड ऐसे नहीं चला करते, सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ करते, गलत हुआ। इन्होंने इंटरेस्टिंगली ये बात की कि फ्रेंचाइज को बताना चाहिए कि इस तरह हमने 2022 में देखा था शान मसूद, जब हमारे में नंबर 3 और नंबर 4 का गया था, तो वो यूजुअली ओपन करता था और उसने काउंटी में जाके और वहाँ पे वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट में जाके वो नीचे आया। आजकल हारिस 5 पे खेल रहे। हाँ, वो किधर वैसे बाय द वे खेल रहे हारिस आजकल? आई थिंक ग्रेड 2 में खेल रहा है। कारवां से खेल रहा था। कारवान से ही खेल रहा था, करेक्ट। अच्छा, आखिरी मेरी तरफ से सवाल है ये कि T20 क्रिकेट पे रहते ही 2026 का जो वर्ल्ड कप है, उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? अप्रोच क्या होनी चाहिए? रोड मैप, मतलब टाइम है अब आपके पास। 2 साल है। मुश्किल है सवाल, इतने मुश्किल कहाँ से लेके आते हैं? बस ये सोचते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट मिले। मैं तो अच्छा नहीं दूंगा। पहले ये टीम बचा लें, टीम बचा लें 1 महीने में। 26 बहुत दूर है। वो तो ठीक है राजेश भाई, लेकिन फिर भी टीम फॉर एग्जांपल बच गई सर, जिसमें 4-5 लड़के जो प्लान में नहीं थे वो आ गए, तो अभी क्या प्रेडिक्ट करना पाकिस्तान में? नहीं, प्रिडिक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, आपका क्या रोड मैप होता? यार इसके बहुत पैसे लेता हूँ मैं। ओके। ऐसा क्या नहीं, ये बोरी भर के भी लाए तो मैं नहीं जाता इनके पास। राशिद भाई, आपने 90s में क्रिकेट खेली है। 90s थोड़ा नोन एरा है जिसमें क्रिकेट जबरदस्त खेली पाकिस्तान ने। चले अच्छा है 9-0 नहीं बोला आपने। मगर टीम के अंदर जो है ना, उस तरह की यूनिटी शायद कम हो रही थी। नहीं, यूनिटी देखें, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब ग्राउंड में जाते थे ना, यही तो सिखाया था मैं, ये बिल्ले का बैच का, उधर मैच ही नहीं है कोई। ये तो हम लोग 7-8 लड़के साथ खाना खाने जाते थे, जैसे बचपन में नहीं जाते थे। मैं हो गया, इंजमाम हो गए, शोएब मोहम्मद हो गए, बासित हो गए, सईद अनवर हो गए, आमिर नदीर, अताउर रहमान, सब साथ, आमिर से सब जाते थे, न्यूजीलैंड हो कहीं पे भी हो। अभी का सुना है कि अभी नहीं, 10-15 साल थे, 2 बंदे भी साथ मिल जाए हमें पकड़ लीजिएगा। अभी हमें बड़ा बताया गया था कि जी काकूल कैंप के अंदर बड़ी बॉन्डिंग हुई है टीम की। वो कैंप ना देखिए, ट्रेनिंग कैंप नहीं था, बाउंडिंग का कैंप था वो, मुझे जो लगता है। कप्तान की शिफ्टिंग हुई थी, कप्तानों की, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और उसके लिए था। और उसमें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के लायक तो नहीं है ना ये। आधे तो वैसे ही अनफिट थे, अनफिट लग भी रहे थे ऊपर से। पता नहीं राशिद भाई, आपको शायद बेहतर पता हो, मगर क्रिकेट की मैच फिटनेस और स्किल्स ट्रेनिंग और जिस तरह कोई पर्टिकुलर मसल के ऊपर काम करना है, वो पहाड़ चढ़ने से तो नहीं आ जाएगा। ये 4 दिन नहीं खेलते ये लोग। ये टेस्ट मैच भी 4 दिन में हार जाते हैं। तो आपको खिलाएं 8-10 मैच, तो यही तो बोलता हूँ सबसे मुश्किल जो है फर्स्ट क्लास है। अभी तो आप T20 PSL में खेलते हो, पैसा लिया निकल गए 1 महीने के अंदर। जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हो ना, वहाँ पे आपका माइंड चलता है, फिर आप मेंटली टफ होते हो। वो अकोमोडेशन नहीं मिलती, वो ट्रैवलिंग नहीं मिलती, वो VIP कल्चर नहीं होता, वो आपके बुलेट प्रूफ नहीं होती, वो आपको कुछ नहीं मिलता, आपकी होटलिंग ऐसी होती है। तो फिर आपको एहसास होता है यार नहीं यार, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। मेहनत करते हैं आप, तो वो तो खेल ही नहीं रहे जो पाकिस्तान टीम। फर्स्ट क्लास किसी और के लिए, बाकी और के लिए। तो सारी जब हमने बातें डिस्कस की हैं, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बस बादशाह आती फिर? होप तो फिर सूदिंग ड्रग कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मना नहीं करूँगा कि यार नहीं, कभी कभार मैं बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं, मायूसी कुफ्र है, लेकिन कभी तो कोई आएगा।
जो अपनों को हटाएगा दूसरों को लाएगा। बाकी टैलेंट तो आता ही रहेगा इस मुल्क के अंदर। एक ही गेम है यार, रोजाना एक ही लोग खेल रहे हैं, तो अगर ये बोल लेंगे यहाँ टैलेंट नहीं है तो बेवकूफ़ी लेकिन है। फिर भी टैलेंट तो आता रहता है पाकिस्तान में, फुटबॉल में भी आता है बथेरा, उसको नर्चर करने की बात है ना, वो नहीं कर पा रहे हम। कर ही नहीं सकते आप। पाइपलाइन ही नहीं है। जीरो। शादी हो गई आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी हो गई, इसका बच्चा भी हो गया, मेरी होनी है। तो उसका प्लान करके किया होगा आपने किस स्कूल में जाएगा, हाँ, ठीक है ना। क्रिकेट का नहीं किया होगा, सोचा तो है मैंने, ग्राउंड नहीं है कोई जहाँ नहीं, भेजेगा? मसला ही है। ये है। Yes. तो क्रिकेट को इंडस्ट्री बनाने के लिए स्कूल की तरह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट चाहिए। बेशक। हर 10 किलोमीटर पे एक काउंसिल का ग्राउंड होना चाहिए, हर 20 किलोमीटर पे एक पीसीबी का ग्राउंड होना चाहिए। दोनों के आपको पाकिस्तान से लेकर 1200 किलोमीटर या 1800 किलोमीटर में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो फैसलाबाद का ग्राउंड पीसीबी का ग्राउंड नहीं फिर रहा आप भाई। सोचते हो कि प्लेयर आ जाए, तो एजुकेशन के लिए अपने बच्चे का सोच रहे हो। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद सब चीखते हैं, हाँ, गवर्नमेंट बोले ना यार हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ग्राउंड होंगे, हाँ, जिम होंगे, फैसिलिटीज होगी, बच्चियों के लिए ग्राउंड होंगे, बच्चियों के लिए जिम होंगे, बच्चों के लिए इंडोर्स होंगे। आपके जब ये क्रिकेट छोड़ दें, एशियन गेम में आप देख रहे होते हैं कि 100 मीटर भाग रहा है या 400 मीटर भाग रहे हो, पाकिस्तानी को देख रहे होते होंगे, सबसे आखिर में टहलता हुआ आता होगा। आपके पास टोटल 4 टार्टन ट्रैक हैं भागने के पाकिस्तान में, तो आप नहीं सोच सकते ना। दूसरे लोग बहुत आगे चले जा चुके हैं, सिर्फ बातें रह गई हैं। अरशद नदीम जो है जिस तरह जिस लेवल पे कम्पीट कर गया, वो उसकी अपनी मेहनत है। अपनी मेहनत है, उसके बाद इनाम जितने मर्जी दे दो, लेकिन उसकी मेहनत मेहनत अपनी अपनी है। है। बिल्कुल। ओनरशिप लेते हैं सारे। नहीं, जिस तरह बाहर मैं रह कर आया उतनी देर कनाडा अमेरिका देखा है, आपने काउंसिल वाले कितने हाँ। अच्छी फैसिलिटीज। नहीं। आप निकलो और सामने कोई ना कुछ होगा। एक पूरा सिस्टम है। फिर आपकी कॉलेज के साथ इंटीग्रेटेड है कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपकी स्पोर्ट्स के बेसिस पे। यार स्पोर्ट्समैन की इंजरी भी तो हो सकती है, वो हो जाए तो आपका करियर सिक्योर है। यहाँ पे तो आपको कोई सिक्योरिटी मिलती ही नहीं है। कोई सिक्योरिटी तो बस यही, अब न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह अब एक गोल्डन जनरेशन खत्म हो रही है, नजर आ रहा है कि अब थोड़े हल्के तो होंगे जाएंगे वो, दोबारा। आ जाएंगे क्योंकि प्रोफेशनलिज्म और पूरा सिस्टम है। लिंकन में उनकी एकेडमी है, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। फिर विलियमसन लगे थी छोड़ के जा रहा है ना, वो जाएगा भी छोड़ के जाएगा। उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उसको पता है कि यार बस जब प्रेस मतलब वो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करेगा, बिगेस्ट अचीवमेंट वो चाहता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर एनीवे देखते हैं क्या होता है। चलें, दुआ ही कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही है। वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेराम, राशिद भाई मुझे हर जगह फॉलो करते हैं और पेटीएम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे। इजी पैसा से चाय पानी भर सकते हैं। हमारा 0319360255 इज द नंबर। उसके अलावा रिंग आइकन पे क्लिक करें। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।